हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं रमेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर रमेश मैथ पॉइंट के साथ। चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं एडवांस मैथ में ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में हम पहला लेक्चर लेके आए हैं लाइन एंड एंगल। लाइन और एंगल की आज हम बात करने वाले हैं, रेखा और कोण की आज हम बात करने वाले हैं आज के लेक्चर में। और इसका बिल्कुल हम जीरो लेवल से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन करेंगे। पहले इसके अच्छे से कॉन्सेप्ट कर पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। दोस्तों, हमने सबसे पहले एडवांस शुरू इसलिए किया है कि 25 नवंबर से एएलपी का एग्जाम होने वाला है, तो हमने उसको मद्देनजर रखते हुए आपके लिए एडवांस के लेक्चर बनाए हैं। इसे हम अपलोड करेंगे। आपके लिए एक रोज वीडियो अपलोड होगा जिसमें हम थ्योरी पढ़ाएंगे, जैसे इसमें हम थ्योरी के साथ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद में हम रोज 8:30 बजे लाइव आके आपको पीवाईक्यूज करवाएंगे, क्वेश्चंस करवाएंगे, जिनमें हम प्रैक्टिस करेंगे इन चीजों की। तो चलिए दोस्तों, आज हम चलते हैं अपने इस टॉपिक में लाइन ऑन एंगल। तो इसका पहले इसको बिल्कुल जीरो से समझते हैं। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक। आज हम बड़े ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला आता है कि लाइन एंड एंगल में बात शुरू करते हैं पॉइंट से कि बिंदु क्या होता है। बिंदु बिंदु का मतलब होता है ऐसा कोई पॉइंट, जैसे मैंने ये एक लाइन एक बनाया, एक ऐसा मैंने इतना बड़ा बना दिया, ऐसे मैंने एक ऐसे छोटा सा एक टच किया, ऐसे मैंने एक टच किया। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, मतलब जिसकी रेडियस क्या होगी, जिसकी रेडियस ही नहीं हो, जिसकी रेडियस क्या हो, शून्य हो, बिल्कुल अति अल्प हो, वो क्या कहलाता है, एक पॉइंट कहता है। जैसे मैंने ऐसे टच किया, ये एक पॉइंट है। ये क्या है कि पॉइंट है। अर्थात ऐसा वर्त जिसकी कोई रेडियस ना हो, बिंदु कहलाता है। यानी ये सर्किल विच डू नॉट हैव रेडियस इज कॉल्ड पॉइंट कहलाता है। तो दोस्तों, बिंदु से मतलब हुआ एक ऐसा कोई रेडियस, बिना रेडियस का वर्त, जिसकी कोई रेडियस हो ही ना, मतलब अति अल्प रेडियस का वर्त क्या कहलाता है, बिंदु कहलाता है। बिंदु के बाद में हम बात करते हैं लाइन की, कि लाइन क्या होता है। लाइन से मतलब क्या है, लाइन क्या होती है। तो लाइन से मतलब होता है कि अनंत बिंदु का, जैसे बहुत सारे बिंदु मिलकर एक बड़ी लाइन बनाते हैं, जिसका इधर भी कोई अंत बिंदु नहीं है, इधर भी कोई अंत बिंदु नहीं है, मतलब जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो। मतलब ऐसा, जैसे मैंने ये एक लाइन बनाया है, ऐसे एक लाइन बना दिया, और इस लाइन को देखा तो ये इधर आपकी राइट साइड में अनंत तक जा रही है। राइट साइड में कहां तक जा रही है, अनंत तक। और ये लेफ्ट साइड में भी अनंत तक जा रही है, लेफ्ट साइड में भी अनंत तक जा रही है। इसका मतलब इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो रेखा क्या है, रेखा है आपकी बहुत सारे बिंदु का समुच्चय, बहुत सारे बिंदु का एक समूह है, जिनकी लेंथ, जिसकी लंबाई तो होती है, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। अर्थात रेखा बिंदु का एक समूह है जिसकी केवल लंबाई होती है, लेकिन जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। यानी लाइन इज ये वन डायमेंशन फिगर है, वन डायमेंशन फिगर है, और विच हैव ओनली लेंथ विथ नो एंड पॉइंट्स, यानी उसके साथ कोई एंड पॉइंट नहीं होते हैं, केवल उसकी लंबाई होती है, और वो बहुत सारे बिंदु से मिलकर बना एक वन डायमेंशन क्या है, आकृति है आपकी। तो लाइन किसे कहते हैं, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं हो, जो अनंत की ओर चलती है, वो एक लाइन है। इसे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम इसे अपने नोटबुक है मान लो, उसके अंदर अपन इसको डिनोट नहीं कर पाते, क्योंकि नोटबुक की लंबाई एक सीमित होती है, जिसमें हम लाइन को नहीं बना सकते, इसलिए हमें लाइन नहीं चाहिए। जैसे ये अभी लाइन थी, आपका ये लाइन था, ये एक लाइन था। इस लाइन में आपको क्या हुआ कि आपको अपने क्वेश्चंस हल करने के लिए या अपनी नोटबुक में डिनोट करने के लिए इस लाइन का एक छोटा सा पार्ट चाहिए। जैसे मान लो मैंने इस लाइन को यहां से ब्रेक कर दिया, ए पॉइंट है, ये इस लाइन को मैंने यहां से ब्रेक कर दिया, बी पॉइंट पर ब्रेक कर दिया। तो ये पॉइंट ए से लेके बी तक है ना,
वो इस रेखा का क्या है, एक छोटा सा टुकड़ा है, इसका खंड है, इसे बोलते हैं रेखा का छोटा सा खंड, यानी ये इसका सेगमेंट है। इसका क्या है, ये सेगमेंट है। तो बताइए किसी लाइन का एक छोटा सा पार्ट निकाल लिया जाए तो उसे बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, यानी रेखा खंड बोलते हैं। तो रेखा खंड क्या होता है, या सेगमेंट ऑफ लाइन बोल सकते हैं। सेगमेंट ऑफ लाइन बोले या लाइन सेगमेंट बोले, बात एक ही है। अर्थात एक निश्चित लंबाई की रेखा जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, क्या कहलाती है, या इसको हम दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि पार्ट ऑफ लाइन, ए पार्ट ऑफ लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट्स, कि जिसके केवल दो ही एंड पॉइंट हो, और क्या है, वो एक रेखा का छोटा पार्ट है, क्या कहलाएगा, रेखा खंड कहलाएगा। तो रेखा खंड क्या होता है, रेखा का एक पार्ट होता है जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। जैसे इसका एंड पॉइंट एक है आपका ए, इसका दूसरा एंड पॉइंट आपका है बी, यानी ये ए और बी इसके दो एंड पॉइंट्स हैं। अब हम बात करते हैं किरण की, इसके बाद में हम बात करते हैं, इसके बाद में हम बात करेंगे किरण, उससे पहले हम एक बार प्रतिच्छेद बिंदु इसकी बात कर लेते हैं। यहां देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको ये बताया प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है, जैसे मान लो दो लाइन है या दो रेखाखंड है आपके जो इस प्रकार से, या मान लो लाइन है ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, और एक दूसरी लाइन है इस प्रकार से, ये दोनों लाइन जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी, मान लो ये बिंदु O है जहां पर ये काट रही है, तो ये बिंदु है ना, ये बिंदु ही कहलाता है प्रतिच्छेद बिंदु। ये क्या कहलाता है आपका, प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है, ये प्रतिच्छेद बिंदु है आपका। और इन दोनों लाइंस को, ये दोनों लाइन है ना, ये मानो एल रेखा मान ली, ये एल रेखा और ये एम रेखा है, तो इन दोनों रेखाओं को हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। कौन सी रेखाएं कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा है ये यहां पर आप देख सकते हैं, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं क्योंकि दोनों एक ही बिंदु पर क्या है, काट रही हैं, पॉइंट ओ पर दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, इसलिए इनको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। उसके बाद में संगामी रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखा की बात हमने कर ली। प्रतिच्छेदी रेखा कौन सी होती है, दो लाइन एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है तो वो कटान बिंदु होता है, वो तो प्रतिच्छेद बिंदु होता है आपका, ये तो आपका प्रतिच्छेद बिंदु है। और जहां ये आपकी दोनों जो लाइन है वो काटेंगी वो प्रतिच्छेद बिंदु होगा, और इन दोनों लाइंस को हम कहेंगे प्रतिच्छेद रेखा कहेंगे। अब मैं कहूं संगामी रेखाएं क्या होती है, संगामी रेखाएं होती है जैसे मान लो ये एक लाइन है, इस प्रकार से एक लाइन है, ये लाइन आपकी इस प्रकार से एल, और दूसरी रेखा इसी के ऊपर से ही गुजर रही है। मान लो मैंने दूसरी लाइन बना दी है इसी के ऊपर से, इसी के ऊपर से एक लाइन और जा रही है, तो ये जो लाइन है ये दोनों आपस में संगामी रेखाएं कहलाती है। ये कौन से हैं, संगामी रेखाएं हैं। और संगामी रेखाओं एक दूसरे को अनंत पॉइंट पर मिलती है, एक दूसरे को बहुत सारे पॉइंटों पर मिलती है, अनंत पॉइंट पर। लेकिन प्रतिच्छेदी जो रेखाएं होती है वो एक दूसरे को मात्र एक ही पॉइंट पर मिलती हैं, दोनों एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर काटती हैं। जबकि आपकी संगामी रेखाएं होंगी ना, वो प्रत्येक बिंदु पर यानी अनंत बिंदु पर एक दूसरे को मिलेंगी, तो उसे बोलते हैं हम संगामी रेखाएं। आगे चलते हैं हम, समानांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन कौन सी होती है, तो दोस्तों यहां देखिए पैरेलल लाइन की हम बात करेंगे, तो यहां पैरेलल लाइन कौन सी होंगी, तो उसकी बात करते हैं। जैसे ये वाली एक लाइन है, इस प्रकार से मैंने एक लाइन बनाई, जैसे ये एक लाइन है, ये लाइन मैंने मान ली एल, और एक दूसरी लाइन है, ये एक लाइन और बनाई इस प्रकार से, ये है आपकी लाइन एम। यदि इन दोनों के बीच की जो दूरी है, जैसे मान लो यहां डिस्टेंस डी है, मैंने यहां देखी इसकी डिस्टेंस क्या है, ये भी डी है, अगर मैंने यहां इनके बीच की डिस्टेंस देखी ये भी डी है, इसका मतलब दो लाइन जिनके बीच प्रत्येक पॉइंट पर डिस्टेंस क्या होती है, अचर होती है, फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, यानी दूरी हमेशा दोनों के बीच क्या बनी रहेगी, समान बनी रहेगी। वो दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी, यानी एल और एम आपस में समानांतर होंगी।
यदि ये डिस्टेंस हमेशा क्या बनी रहेगी, समान बनी रहेगी, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या कहलाएंगी, पैरेलल लाइन कहलाएंगी, समानांतर लाइन कहलाएंगी, ये समानांतर होगी। तिर्यक रेखा कौन सी होती है, तिर्यक रेखा की हम बात करते हैं कि तिर्यक रेखा कौन सी होती है। तो मैं देखो यहां बताऊं आपको तिर्यक रेखा, जैसे मैंने एक लाइन ली है, इस प्रकार से एक लाइन ले ली, ये एक लाइन है एल लाइन मान ली मैंने, ये लाइन है एल, एक लाइन मैंने यहां ले ली और ये लाइन मैंने मान ली एम लाइन, ये एक एम लाइन है। अगर कोई लाइन इनको ऐसे काटती हुई जा रही है, इस प्रकार से इनको काटते हुए निकल रही है, ये लाइन मान लो एन है, ये इनको काटती हुई जा रही है, तो इस जो लाइन है ना, ये जो लाइन है वो तिर्यक रेखा कहलाती है। ये क्या कहलाती है भाई, तिर्यक रेखा कहलाती है। ये तिर्यक रेखा है जो इन दोनों को काटती हुई निकल रही है, वो लाइन कौन सी है, तिर्यक रेखा कहलाती है। और ये लाइन यहां पर 8 एंगल बनाती है, इस प्रकार से इसके ऊपर टोटल 8 एंगल बना रही है इन दोनों के ऊपर। अब कंडीशन ये भी हो सकती है कि ये दोनों लाइन आपकी समानांतर भी हो सकती है और समानांतर ना भी हो सकती है। जब समानांतर होगी तो कुछ कंडीशंस और होंगी, उनकी बात हम आगे करते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं किरण की। किरण क्या होता है, हमने लाइन पढ़ा, लाइन क्या होता है, लाइन के बारे में हमने पढ़ा कि लाइन क्या है, लाइन आपका अनंत तक जाने वाला एक रेखाखंड, मतलब जिसके कोई एंड पॉइंट ही नहीं है, जिसके कोई एंड पॉइंट नहीं, ये आपकी हो गई लाइन, ये लाइन है। रेखाखंड हमने क्या पढ़ा कि जैसे ये वाला कोई इस प्रकार से यहां पर ये आपका कोई पॉइंट है ए और ये कोई पॉइंट है आपका बी, जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, वो क्या कहलाती है, रेखाखंड कहलाती है। वो क्या कहलाती है, रेखाखंड कहलाती है। ये आपकी रेखाखंड है। अब मैं कहूं किरण की बात करिए तो किरण क्या है, किरण का मतलब होता है जिसका एक बिंदु फिक्स होता है। जैसे मान लो मैंने ये बिंदु मान लिया ओ, यहां से निकल के जा रही है और इसका अब एक एंड पॉइंट नहीं है, इसका केवल एक अंत बिंदु होता है, यानी ये एक बिंदु से निकलती है, इसका इनिशियली पॉइंट, इसका प्रारंभिक बिंदु तो होता है लेकिन इसका अंतिम बिंदु नहीं होता है। हमें नहीं पता होता है कि कहां तक जाएगी। जैसे देखो, सूर्य से जो प्रकाश आता है उसे हम क्या पढ़ते हैं, किरण पढ़ते हैं। किरण क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि उनका इनिशियल पॉइंट मालूम है कि वो निकलती सूर्य से है, तो वो प्रारंभ कहां से होती है, सूर्य से। लेकिन इस ब्रह्मांड में वो कहां तक जाती है इसके बारे में कुछ भी अनुभव नहीं है, अर्थात उसका एंड पॉइंट हमें मालूम नहीं है। तो जिसका प्रारंभिक पॉइंट मालूम हो लेकिन एंड पॉइंट मालूम नहीं हो, वो क्या है, किरण कहलाती है। अर्थात एक दिशा लंबाई की रेखा जिसका केवल एक अंत बिंदु हो, क्या कहलाती है, किरण कहलाती है, रेज कहलाती है। जिसका केवल एक ही क्या होता है, एंड पॉइंट होता है, जहां से वो निकलती है उसके बाद में उसका दूसरा एंड पॉइंट मालूम नहीं होता है, वो आपकी किरण कहलाती है। तो किरण के बारे में हमने बात कर ली है कि किरण क्या होता है। अब हम बात करेंगे एंगल्स की। एंगल क्या होते हैं, तो दोस्तों एंगल की बात करें तो यहां देखो, जैसे मैंने ये लाइन बनाई है कि ये इस प्रकार से ये आपकी एक लाइन है, यानी ये एक मैंने बना दी, रेखाखंड बना दी, और एक मैंने दूसरा रेखाखंड यहां से यहां तक ले लिया, ये रेखाखंड। तो इन दोनों के बीच का जो झुकाव है, इस झुकाव को ही हम क्या पढ़ते हैं, कोण पढ़ते हैं। इन दोनों के बीच के झुकाव को ही क्या पढ़ते हैं, हम कोण पढ़ते हैं। यानी कोण क्या होता है, दो भुजाओं के बीच का झुकाव होता है, दो भुजाओं के बीच का झुकाव, यानी दो रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, जैसे इस पॉइंट पर ये दोनों आपके रेखाखंड मिल रहे हैं, तो इस बिंदु पर दोनों के बीच का जो झुकाव है वही क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। तो इसे बोलते हैं कोण। इसे क्या बोलते हैं हम दोस्तों, कोण बोलते हैं। अब आपको पता है कि कोण कई प्रकार के होते हैं। एंगल्स हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल की, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूट एंगल, यानी आपका न्यून कोण। न्यून कोण वो कोण होते हैं जिसका मान 90 डिग्री से छोटा होता है। 90 डिग्री से छोटा प्रत्येक कोण क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। अर्थात 90 डिग्री से छोटे कोण को, जैसे मैंने एक यहां पर ली, मैंने एक रेखाखंड ली, ये आपका एक रेखाखंड है,
इसको हमने नाम दे दिया OA। ये एक OA रेखाखंड है। एक दूसरा रेखाखंड है OB, ये एक आपका OB रेखाखंड है। तो इन दोनों के बीच का जो झुकाव है ये एंगल कहलाता है, और ये एंगल यदि आपका छोटा है 90 डिग्री से, ये 90 डिग्री से क्या है, छोटा। अगर ये 90 डिग्री से छोटा है तो इसे हम एक्यूट एंगल कहेंगे, न्यून कोण पढ़ेंगे। इसे हम क्या पढ़ेंगे, न्यून कोण। मतलब जहां थीटा क्या होता है, थीटा लेस देन होता है 90 डिग्री। थीटा क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री होता है, एक्यूट एंगल कहलाता है। यानी ए एंगल दैट मेजर लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ये इसका एक्यूट एंगल होता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे आगे कि समकोण राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल की बात करेंगे तो राइट एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री एंगल को कहते हैं। मतलब जैसे दो आपके पास, मान लो आपके पास दो बनी हैं इस प्रकार से, ये एक आपके पास रेखाखंड है जिसको मैंने नाम दे दिया OA, दूसरा रेखाखंड मैंने यहां बना दिया OB। अगर इनके बीच का जो एंगल है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री के बराबर है, एग्जैक्टली किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है, तो ये एंगल समकोण एंगल कहलाएगा। कौन सा, राइट एंगल कहलाएगा, समकोण एंगल कहलाएगा। इसको हम समकोण पढ़ेंगे। अर्थात थीटा का मान 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, उसे हम समकोण कहते हैं। आगे हम बात करते हैं तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल की बात करते हैं, और ये होता है अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब ये होता है कि आपके पास दो लाइन है, मान लो आपके पास दो लाइन है, जैसे मैंने इसको ये लिखा, जैसे ये वाली आपकी एक लाइन है या एक रेखाखंड मान लिया मैंने, ये पॉइंट O है और ये पॉइंट A है, और मैंने एक लाइन रेखाखंड यहां खींच दिया OB। अगर इनके बीच का जो एंगल आपका थीटा दे रखा है, ये थीटा आपका 90 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब थीटा है ना, वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 90 डिग्री से, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, और छोटा होना चाहिए 180 डिग्री से। छोटा किससे होना चाहिए, 180 डिग्री से। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा कोई कोण होता है, वो क्या कहलाता है, आपका अधिक कोण कहलाता है, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। एन एंगल दैट मेजर मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। आपका 90 डिग्री से मोर देन होना चाहिए और 180 डिग्री से लेस देन होना चाहिए, वो क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। यानी 90 डिग्री से बड़े और 180 से छोटे एंगल को हम अधिक कोण कहते हैं। आगे हम बात करते हैं इसमें रिजु कोण या सरल कोण। यहां देखो दोस्तों, इसने बताया रिजु कोण या सरल कोण की बात हम करते हैं। रिजु कोण सरल कोण क्या होता है, वह कोण जिसका माप एग्जैक्टली 180 डिग्री 180 डिग्री के बराबर होता है। एग्जैक्टली 180 डिग्री 180 डिग्री के बराबर जिसका माप होता है। जैसे मैंने यहां पर ये कोई पॉइंट O ले लिया, एक मैंने रेखाखंड इधर बनाया, ये आपका मान लो OA रेखाखंड है, एक मैंने रेखाखंड इसका इधर बनाया, ये मान लो OB रेखाखंड है, और अगर ये एंगल आपका तो थीटा दे रखा है, वो एग्जैक्टली अगर 180 डिग्री के बराबर है, 180 डिग्री के बराबर, तो बताइए ये जो कोण है ना वो सरल कोण कहलाएगा, रिजु कोण कहलाएगा। इससे हम सरल कोण पढ़ते हैं या रिजु कोण। इसकी वैल्यू आपकी 180 डिग्री होनी चाहिए, 180 डिग्री होनी चाहिए। तो ये क्या है, ये दोनों जो रेखाखंड मिलकर एक रेखाखंड बना लेंगे, एक लंबे एक लाइन का निर्माण करेंगे 180 डिग्री होने पर, तो इसको बोलते हैं हम रिजु कोण या सरल कोण बोलते हैं दोस्तों। अगले हम बात करते हैं रहत कोण और प्रतिवर्ती कोण की बात हम यहां पर करते हैं। प्रतिवर्ती कोण की बात मैं यहां करूंगा, तो यहां देखते हैं दोस्तों, प्रतिवर्ती कोण से मतलब क्या होता है, यानी रिफ्लेक्स एंगल की बात करें तो यहां जैसे मैंने एक ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट से एक ये रेखाखंड बना दिया मैंने A, ये आपका O बिंदु था, मैंने यहीं से एक दूसरी रेखाखंड बना दी यहां पर ये OB,
और मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं और ये एंगल आपका 180 से बड़ा है, इसका मतलब थीटा आपका क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, थीटा बड़ा होगा। और आपका जो थीटा है ना वो 360 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। 180 से बड़ा होना चाहिए, 360 से छोटा होना चाहिए, वो एंगल आपका क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा, या प्रतिवर्ती एंगल उसको बोल सकते हैं, या उससे हम वृत्त कोण भी बोल सकते हैं। वृत्त कोण, प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल से मतलब होता है कि आपका क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 360 डिग्री से, इसे आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ये 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए और 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, वो एंगल आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है, यानी वो कहलाता है वर्त कोण या प्रतिवर्ती कोण कहलाता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कोणों के संबंध की, कोणों के रिलेशन देखते हैं, मतलब दो कोणों के बीच में रिलेशन देखते हैं, यानी रिलेशन बिटवीन एंगल्स, एंगल्स के बीच में संबंध, और उसमें पहला आता है पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात हम यहां पर करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री के बराबर होता है, दो एंगल जिनका सम क्या होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है, वो एंगल परस्पर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, पूरक होते हैं। जिन दो कोणों का योग, जैसे मान लो मैं एक ही जगह बना देता हूं, ये आपका इस प्रकार से, ये आपका ए बिंदु है, ये आपका मान लो बी बिंदु है, और ये जहां से ओ बिंदु, यहां से मैंने एक लाइन और खींच दी, ये आपका मान लो सी बिंदु है। अगर इस एंगल को मैंने थीटा 1 पढ़ा, इस एंगल को मैंने थीटा 2 पढ़ा है, इसको मैंने थीटा 2 पढ़ा है, तो थीटा 1 और थीटा 2 का जो सम है ना, थीटा 1 और थीटा 2 का जो सम होता है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री होना चाहिए, एग्जैक्टली 90 डिग्री। तो ये दोनों कोण आपस में पूरक होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। थीटा 1 थीटा 2 का कॉम्प्लीमेंट्री होगा और थीटा 2 है ना वो थीटा 1 का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, यानी ये एक दूसरे के पूरक होंगे। कभी ध्यान से समझना, जब दो एंगल्स का योग हमेशा 90 डिग्री होता है तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, पूरक होते हैं। तो आपका होता है कि दो कोणों जिनकी मापों का जो योग होता है वो 90 डिग्री हो, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं, इन्हें बोलते हैं पूरक कोण। अगले बात करते हैं समपूरक कोण की। समपूरक कोण कौन से होते हैं, समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी अगर मैंने जैसे आपको मैंने यहां पर एक लाइन बना दी, यहां से मैंने एक लाइन बना दी इस प्रकार से, ये एक रेखाखंड ले लेते हैं अपन, ए और बी एक रेखाखंड है, और इस पर एक पॉइंट यहां पर है, मान लो ओ पॉइंट है, और मैंने यहां एक लाइन बना रखी है इस पर, एक यहां पर और दे दिया पॉइंट सी। ये वाला जो एंगल है वो मैंने मान लिया थीटा 1 है, ये मैंने जो एंगल मान लिया वो थीटा 2 है, या आप अल्फा बीटा भी मान सकते हैं। थीटा 1 और थीटा 2 एंगल्स है। यदि इन एंगल्स का सम, यदि इन दोनों एंगल्स का सम की बात करें, थीटा 1 और थीटा 2, इन दोनों का जो योग है ना, अगर वो 180 डिग्री के बराबर है, 180 डिग्री, यदि दोनों एंगल्स थीटा 1 और थीटा 2, इन दोनों एंगल्स का अगर सम 180 डिग्री है, इनका योग 180 डिग्री है, तो ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, समपूरक एंगल होंगे। कौन से एंगल होंगे दोस्तों, समपूरक एंगल होंगे, यानी उनका योग 180 डिग्री होना चाहिए, वो समपूरक कहलाते हैं। अब आगे हम बात करते हैं, इसके आगे रेखिक युग्म। रेखिक युग्म क्या होता है भाई, रेखिक युग्म क्या होता है, तो रेखिक युग्म को ध्यान से समझना है इसको थोड़ा सा, यहां से हम इसकी बात करने वाले हैं रेखिक युग्म की। तो मैं इसमें आपको बताऊं, जैसे मैंने
ये आपका एक लाइन बना रखा है, ये एक लाइन बना दिया हमने, इसको पॉइंट ए से लेके बी तक हमने इसका एक टुकड़ा ले लिया ए बी, और यहां कोई बिंदु है ओ। अगर मैंने इसके ऊपर कोई लाइन मिलाई, जैसे ये एक लाइन मिला दी, मान लो ये कोई पॉइंट सी है, मैंने यहां पर एक कोई लाइन मिला दी, ये पॉइंट मान लो आपका डी है, मैंने यहां कोई दूसरी लाइन और मिला दी, इस पॉइंट को मान लो मैंने ई मान लिया, तो ये जितने भी एंगल बनते हैं, जैसे मान लो ये आपका थीटा 1 है, ये आपका थीटा 2 है, अगर ये आपका थीटा 3 है, ये आपका थीटा 4 है, यदि इन सभी एंगल का योग अगर आपको दे रखा है 180 डिग्री प्राप्त हो जाता है। अगर आप सभी एंगल्स को जोड़ते हैं तो आपको अगर 180 डिग्री प्राप्त होता है, अगर 180 डिग्री प्राप्त हो जाता है, 180 डिग्री सभी का सम, तो ये जो होगी ना वो एक लाइन का निर्माण करेगी, ये एक लाइन बनाएगी। अर्थात रेखिक युग्म से मतलब होता है कोणों के सभी युग्म का योग क्या होना चाहिए, 180 डिग्री, तो वो एक रेखिक युग्म कहलाते हैं। अर्थात ये एंगल 180 डिग्री का होता है, तो ये एक रेखा होती है, ये क्या होती है कि रेखा होती है। तो रेखिक युग्म से मतलब है आपके संपूरक अलग होते हैं, संपूरक में दो ही एंगल होते हैं जो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, संपूरक, दोनों का सम 180 डिग्री होता है। यहां एंगल दो से अधिक भी हो सकते हैं, यानी दो एंगल या दो से अधिक एंगल अगर आपस में एक रेखा के एक ही तरफ बने रेखिक युग्म यानी कोण क्या कहलाते हैं, रेखिक युग्म कहते हैं। यानी इस लाइन के एक तरफ जितने भी एंगल बनेंगे उन सबका सम 180 डिग्री होगा, तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, रेखिक युग्म बनाएंगे, तो इसे हम कहते हैं रेखिक युग्म। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। अगला आता है आसन कोण की बात करेंगे, एडजस्ट कोण की बात करेंगे यहां पर। तो यहाँ एडजस्ट कोण कौन से होते हैं, एंगल कौन से होते हैं, दो कोण आसन कोण कहलाएंगे, दो कोण आसन कोण कहलाएंगे। कब कहलाएंगे आसन कोण, पहला इसका कि उनकी भुजा, एक भुजा क्या होनी चाहिए, उभयनिष्ठ होनी चाहिए, एक भुजा कॉमन होनी चाहिए, उनका एक शीर्ष क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए, उनका एक शीर्ष भी उभयनिष्ठ होना चाहिए, और दोनों कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर बने होने चाहिए, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आसन कोण कहलाएंगे, आसन कोण। जैसे मैंने यहां पर एक मान लो इस प्रकार से ये डायग्राम बनाया, जैसे ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, और ये कोई पॉइंट ओ है। उसके बाद में मैं बात करूं यहां पर, तो ये मैंने एक ऐसा और मान लो एक पॉइंट मान लिया सी, तो ये जो एंगल है ना आपका, ये मैंने मान लिया अल्फा एंगल है, ये एंगल मैंने मान लिया बीटा एंगल है, ये एंगल आपका कौन सा है, बीटा एंगल है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों एंगल्स के लिए ये भुजा आपकी क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, मतलब एक भुजा आपकी क्या होनी चाहिए, उभयनिष्ठ होनी चाहिए। दूसरा, ये शीर्ष है ना सभी के लिए क्या है, कॉमन शीर्ष है। ओए लाइन का और ओबी लाइन का ये जो शीर्ष है ना वो क्या है, कॉमन शीर्ष है, यहां पर ये कॉमन शीर्ष हो गया। और दोनों कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत, एक इस भुजा से इस साइड में बन रहा है और एक इस भुजा के इस साइड में बन रहा है, तो ये अल्फा और बीटा एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आसन कोण कहलाएंगे, इनको हम आसन कोण पढ़ेंगे। एक भुजा कॉमन हो और उस भुजा के दो विपरीत और बने एंगल्स आपस में आसन कोण कहलाते हैं, जो एक ही पॉइंट पर बनेंगे। तो यहां से यह है आसन कोण की परिभाषा। अब उसके बाद में आता है दो समांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा के बीच का स्ट्रक्चर समझते हैं दोस्तों। जैसे ये आपकी रेखा एल है और ये रेखा आपकी एम है, ये दोनों समानांतर है, मतलब एल आपकी पैरेलल है किसके, एम के, एल और एम आपस में समानांतर है, और एन यहां तिर्यक रेखा है जो इनको काट रही है, जो इनको काट रही है आपस में। अब बताओ यहां कई एंगल बन गए, जैसे एंगल आपका 1 बन गया, एंगल आपका 2 बन गया, एंगल आपका 4 बन गया, एंगल आपका 3 बन गया, एंगल आपका 5 बन गया, एंगल 6 बन गया, एंगल 7 और ये एंगल 8 है। तो ऐसे 8 एंगल बनते हैं।
इन 8 एंगल्स में हम अलग अलग चर्चा करेंगे। तो देखो दोस्तों, यहां से हम एक बार इसको थोड़ा सा देखते हैं कि कौन से, जैसे देखो यहां ये एंगल्स की बात करूं, मैं इस एंगल की बात करूं और इस एंगल की बात करूं, तो बताओ ये दोनों एक ही चतुर्थांश यानी एक ही क्वाड्रेंट में बनने वाले एंगल दिख रहे हैं आपको, मतलब दोनों एक जैसे एंगल हैं। जैसे इसकी बात करें तो यहां नंबर 1 और इसकी बात करें तो नंबर 5, दोनों एक जैसे दिखते हैं और एक जैसे दिखने वाले एंगल को हम बोलते हैं संगत कोण। क्या बोलते हैं हम? संगत कोण बोलते हैं दोस्तों, इनको हम बोलते हैं संगत कोण। और संगत कोण इक्वल होंगे अगर एल और एम क्या है? पैरेलल है। अगर एल और एम आपकी पैरेलल है तो संगत कोण हमेशा इक्वल होंगे। तो बताइए 1 का संगत कोण है 5 हुआ, ऐसे आप कहेंगे 2 का संगत कोण है तो आप कहेंगे सर 6 होगा, ऐसे मैं कहूं 3 का संगत कोण है तो आप कहेंगे सर 3 का संगत 7 होगा, और मैं ऐसे कहूं 4 का संगत कोण है तो आप कहेंगे सर 4 का संगत 8 है। यानी ये दोनों परस्पर आपस में संगत कोण कहलाते हैं। संगत कोण से मतलब हुआ एक जैसे दिखने वाले कोण क्या कहलाते हैं? संगत कोण, यानी एक ही क्वाड्रेंट में स्थित है, ये आपके संगत कोण कहलाते हैं। उसके बाद में हम यहां बात करते हैं कि अगर मैं यहां पर इसकी बात करूं कि ये वाला जो एंगल 3 है और ये एंगल आपका 5 है, ये दोनों क्या है? इन्हें बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं? एकांतर कोण बोलते हैं। यानी इस तिर्यक रेखा के विपरीत ओर बने दो कोण, ठीक है ना, समानांतर रेखाओं के बीच इस तिर्यक रेखा द्वारा विपरीत ओर बनाए गए कोण क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण कहलाते हैं। और अगर आपकी लाइन पैरेलल है एल और एम तो ये भी हमेशा बराबर होते हैं। तो बताइए 3 का एकांतर कोण है 5, ऐसे 4 का एकांतर कोण है 6 है, ऐसे बाह्य एकांतर की बात करें तो 1 का एकांतर कोण है 7, ऐसे ही 2 का एकांतर कोण है तो 8 बाह्य एकांतर है। ये आंतरिक एकांतर कोण है और आपके ये वाले क्या है? बाह्य एकांतर कोण है। तो इनको बोलते हैं एकांतर कोण, इनको बोलते हैं एकांतर कोण बोलते हैं। तो यहां से ये हो गया अपना एकांतर कोण की बात होगी दोस्तों। अब हम यहां से आगे, तो इसको देखो आगे मैंने अलग अलग इनको डिनोट कर रखा है। जैसे एकांतर कोण कौन थे? जो आपके 3 और 4 थे, 3 और 5 का एकांतर था, 4 और 6 का एकांतर था, तो ये दोनों आपस में इक्वल भी थे। हमने संगत कोण पढ़ा, तो संगत कोण में क्या पढ़ा कि आपका जो 1 और 5 संगत था, 2 और 6 संगत था, 3 और 7 संगत था, 4 और 8 संगत था। आप पीछे देख सकते हैं, अपना जो पीछे वाला है वहां आराम से देख सकते हैं, 1 का संगत 5 था, 2 का संगत 6 था, 3 का संगत 7 था, 4 का संगत 8 था। तो आराम से आप एंगल्स की बात कर सकते हैं, ये संगत कोण होते हैं। उसके बाद में आगे बात करें अब क्वेश्चंस में, अब हम इसके कुछ थ्योरी हमने पढ़ी है उस पर मैं एग्जांपल्स करवा रहा हूं। पहला एग्जांपल है आपके पास, जल्दी से मुझे इसका आंसर चाहिए, जल्दी से आंसर कमेंट करके मुझे बता देना इसका आंसर क्या आता है। दोस्तों क्वेश्चन है, यदि कोई कोण अपने पूरक कोण का 5 गुना है, पूरक कोण अभी अपने पढ़ा है कि पूरक कोण क्या होता है, वो अभी अभी हमने देखा है पूरक कोण क्या होंगे। तो चलिए दोस्तों, पूरक कोण से मतलब क्या होता है? तो आपने अभी कहा था सर पूरक कोण वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। पूरक कोण कौन से होते हैं? जिनका योग कितना होता है भाई? योग 90 डिग्री के बराबर होता है, वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो मुझे बताइए, यदि कोई एंगल अपने पूरक कोण का क्या है? 5 गुना है, अपने पूरक कोण का 5 गुना, इसका मतलब आपका अगर एक एंगल की बात करूं कि पहला कोई एंगल है और दूसरा एंगल है, कि आपका एक एंगल है, जैसे मान लो ये अल्फा है तो ये 5 अल्फा है, ये कितना है भाई? 5 अल्फा है। एक कोण अपने पूरक कोण का 5 गुना है भाई, तो बताओ एक अल्फा है तो एक क्या है? 5 अल्फा, और दोनों का सम 90 के बराबर होगा। दोनों का सम किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। तो बताइए 5 + 1 कितने होते हैं? 6 अल्फा होते हैं। कितने होते हैं भाई? 6 अल्फा। तो 6 से ये कट जाएगा 15 बार,
तो बताइए अल्फा की वैल्यू कितनी आई, तो आप कहेंगे सर अल्फा की वैल्यू 15 है। तो बताइए वह कोण कौन सा है, तो आपको तो कोण तो ये वाला पूछा है इसने, इसने कोण ये वाला पूछा है, कोण ये वाला पूछा है कि 5 अल्फा की वैल्यू, कि कोई कोण अपने पूरक का 5 गुना है। तो बताइए इसका मान निकाल दीजिए, 15 इंटू 5 कितना आएगा 75। 15 इंटू 5 कितना आ जाएगा भाई, यहां से 15 इंटू 5 75 डिग्री आएगा। ऑप्शन ऐसे है नहीं कि यहां पर कोई कोण अपने पूरक कोण का 5 गुना है, तो वह कोण ज्ञात कीजिए। तो मान लो कोई कोण अल्फा है, उसका पूरक कोण अल्फा है, उसका 5 गुना है मान लो 5 अल्फा, तो 5 अल्फा हो गया तो 5 प्लस 6, 6 का भाग देंगे तो 15 6 90, 15 बार ही जाएगा, तो 15 5 75 और एक 15 एकम 15 का आएगा। तो यहां तो ऐसा है नहीं अपने पूरक कोण का, ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं। इसके ऑप्शन सुधार लेना भाई, इसके ऑप्शन में दिक्कत है, इसके ऑप्शन में दिक्कत है। जैसे ये ऑप्शन ठीक कर लेना, इसका यहाँ 75 कर लो, 75 डिग्री कर लो यहाँ, ठीक है ना, क्योंकि पूरे कोण का योग 90 होता है, एक कोण अपने कोण का 5 गुना बताया है। अगर ये अल्फा है तो ये क्या है 5 अल्फा है, तो 5 प्लस 1 तो 6 अल्फा होता है, और 6 का भाग तो 15 बार जाता है, तो 15 से गुणा करेंगे, 15 5 75 डिग्री आएगा, बिल्कुल 75 ही करेक्ट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, यदि कोई कोण स्वयं का पूरक कोण है तो वह कोण कौन सा है भाई, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि कोई कोण स्वयं का ही पूरक कोण है, बताओ। अगर स्वयं का पूरक है मतलब एल्फा है और एल्फा का पूरक भी एल्फा ही है, स्वयं का पूरक है, तो बताइए दोनों का सम तो 90 डिग्री होना चाहिए ना। आप कहेंगे बिल्कुल सर दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो बताइए यहां से एल्फा प्लस एल्फा होता है 2 एल्फा, 2 एल्फा बराबर 90 डिग्री है, तो बताइए एल्फा बराबर कितना होगा, तो एल्फा बराबर 45 डिग्री, एल्फा बराबर 45 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 45 का पूरक भी 45 ही होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, यदि कोई कोण अपने समपूरक का 3 गुना है, कौन से कोण का, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल का क्या है 3 गुना है कोई कोण। जैसे मान लो मैंने पूरक कोण अल्फा मान लिया, पूरक कोण अल्फा मान लिया, तो समपूरक कोण अल्फा मान लिया, तो वह स्वयं कितने का था 3 अल्फा का था, वो स्वयं कितने का था 3 अल्फा का था, 3 अल्फा। यानी कोई कोण है वो क्या है समपूरक है, कोई कोण अपने समपूरक का 3 गुना, अगर ये मान लो अल्फा है तो वो स्वयं 3 अल्फा है, और ये कहता है इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, तो मैं कहता हूं 180 डिग्री होना चाहिए। अभी अभी हमने पढ़ा है कि समपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो बताइए अगर इनका योग 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री की बात करते हैं अपन, तो बताओ 3 प्लस 1 अल्फा कितनी हो गई 4 अल्फा, तो 4 अल्फा की वैल्यू 180 डिग्री है। तो बताइए अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, तो 4 से काट दीजिए, 45 बार कटेगा, अल्फा का मान 45 आएगा। तो आपको तो ये वाला एंगल पूछा जा रहा है, तो बताइए कितना होगा, 45 को 3 से गुणा कर दीजिए, 45 गुणा 3 135 डिग्री। क्वेश्चन के राइट ऑप्शन क्या होंगे 135 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 क्या होंगे इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, जल्दी से बताइए, 53 डिग्री और 38 मिनट का पूरक कोण बताना आपको, 53 डिग्री 38 मिनट का पूरक कोण बताइए दोस्तों। कमेंट में कर देना मेरे को। अब देखो 53 डिग्री 38 मिनट इसका करना है आपको। मैं कहता हूं पूरक कोणों का सम कितना होता है, तो आप कहेंगे पूरक कोणों का जो योग होता है वो आपका 90 डिग्री होता है, और आप 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, आप इससे 89 डिग्री और 60 मिनट भी बोल सकते हैं। एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 89 डिग्री 60 मिनट हो सकते हैं। अब आपको दे रखा है 53 28 38 का, तो 53 डिग्री और 38 मिनट
यहां से माइनस कर दीजिए, 53 डिग्री 38 मिनट यहां से माइनस कर दीजिए दोस्तों, तो आपका एंगल निकल के आ जाएगा। बताओ 60 में से 38 गए, कितने बचेंगे? 22 मिनट बचेंगे। और 89 में से 53 गए तो 36 डिग्री बचेंगे। तो बताइए प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? 36 डिग्री 22 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन होंगे दोस्तों। तो अगला प्रश्न बताइए मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, दो पूरक कोणों का रेशियो 4 और 11 दे रखा है। कौन से एंगल्स का? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियो 4 रेशियो 11 दे रखा है। तो बताइए छोटे कोण का मान क्या होगा? तो आप कहेंगे भाई एंगल्स का रेशियो आपको दे दिया 4 रेशियो 11, 4 रेशियो 11 है। अब इसने बोला कि यहां जो टोटल है ना, टोटल की बात करें तो ये आपका दे रखा है 4 + 11 कितने होते हैं? 15 यूनिट। और 15 यूनिट की वैल्यू होती है 90 डिग्री के बराबर, क्योंकि हम जानते हैं पूरक कोणों का जो सम होता है ना वो 90 डिग्री होता है। तो 4 + 11 15 का 90 है। तो बताइए 15 से 90 6 बार कटेगा, 6 गुना होगा। तो बताइए छोटे कोण का मान कितना होगा? तो इसे आप 6 से मल्टीपल कर दीजिए, 24 डिग्री, यानी आपका छोटा वाला कोण 24 डिग्री का है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन के आंसर दीजिए। 68 डिग्री और 18 मिनट का संपूरक बताना है आपको। 68 डिग्री और 18 मिनट का संपूरक बताना है। जल्दी से इसके कमेंट कर दीजिए आंसर, कितने इसके आंसर आएंगे। 68 18 डिग्री का संपूरक बताना है। मुझे बताइए संपूरक कोणों का योग कितना होता है? तो आप कहेंगे सर संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब बताओ आप 180 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे सर 180 डिग्री को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 179 डिग्री और 60 मिनट। 179 डिग्री 60 मिनट लिख सकते हैं, क्योंकि 1 डिग्री को हमने मिनट में कन्वर्ट कर लिया है। अब यहां से आप घटा दीजिए 68 डिग्री और 18 मिनट को, माइनस कर दीजिए 68 डिग्री और 18 मिनट यहां से माइनस कर दीजिए। तो मुझे बताइए दोस्तों क्या आएगा यहां पर? तो आप कहेंगे 60 में से 18 गया तो यहां 42 मिनट बचेंगे, और 68 यहां से बाकी निकालेंगे तो यहां पर 111 डिग्री बचेगा। तो बताइए 111 डिग्री और 42 मिनट क्वेश्चन के ऑप्शन होंगे ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन कीजिए दोस्तों। दो संपूरक कोणों का अनुपात 19:11 दे रखा है, और हमें बताना है कि इनमें बड़े वाला कोण कितने डिग्री का होगा। बड़े वाले कोण के बारे में आपको बताना है दोस्तों। तो जल्दी से इसके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए मेरे को। और हमारे के क्लास में अपलोड करूंगा, ये लाइव नहीं है, अपलोड करेंगे। और आपको रोज 8:30 बजे हमारे साथ लाइव जुड़ना है, जिसमें हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इस क्वेश्चंस की। दो संपूरक कोणों का अनुपात क्या है? 19:11। आपका रेशियो दे रखा है 19:11। और आपसे पूछा गया कि बताइए यहां पर दोनों संपूरक हैं, दोनों संपूरक है, तो बताइए दोनों का सम। तो 19 + 11 होता है 30, और 30 यूनिट की वैल्यू आपको 180 डिग्री माननी है, क्योंकि संपूरक कोणों का योग 180 होता है। तो कितना मल्टीपल हुआ? 6 गुना। 30 का 6 गुना 180 होता है, तो 6 बार कटेगा। तो आपसे बड़ा वाला एंगल पूछ रहा है, बड़ा वाला एंगल बताइए। तो इससे गुणा कर दीजिए आप 6 से। बताओ 19 को 6 से करेंगे 114, 19 6 114, यानी क्वेश्चन के राइट ऑप्शन होंगे 114। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बताइए, अच्छा एग्जाम्पल है।
दी गई आकृति में ए बी परपेंडिकुलर है सी डी के, यानी ये दोनों रेखाएं आपस में समानांतर हैं। ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है भाई, समानांतर हैं। और आपको एंगल बी है ना वो 110 डिग्री का दे रखा है, एंगल सी 125 डिग्री का, और आपको अक्स की वैल्यू पूछी जा रही है कि अक्स का एंगल, एक्स एंगल कितने डिग्री का होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं कहता हूं हम यहां से क्या करते हैं, एक लाइन बना लेते हैं जो इसके समानांतर लाइन बनाते हैं। जैसे इसके हमने समानांतर लाइन बना ली, यहां से मैंने एक समानांतर लाइन खींच दी जो आपके इस पॉइंट इससे होकर निकलेगी। मैंने ये एक लाइन बनाई है जो ये देखो, ये समानांतर। तो अभी अभी हमने पढ़ा था बेटा, आपने क्या पढ़ा था कि ये जो एंगल दो, अगर ये इसके समानांतर है, मैंने अगर इसको इसके समानांतर लिया है तो ये इसके भी समानांतर ही होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी दोनों आपस में क्या है, समानांतर है। तो मुझे बताइए, ये जो एंगल है आपका और ये जो एंगल है, ये कौन से एंगल है? तो आप कहेंगे सर आसन कोण है। ये कौन से कोण है? आसन कोण, ठीक है ना, क्योंकि इनकी एक भुजा उभयनिष्ठ है। तो बताइए इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो बताइए ये कितने डिग्री का होगा? 70 डिग्री का। ये कितने डिग्री का होगा? 70 डिग्री का। जब दो रेखाएं एक दूसरे को पैरेलल हैं और एक तिर्यक रेखा है, तो ये दोनों एंगल आसन कोण होंगे और इनका योग हमेशा 180 डिग्री होगा। अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, तो इनका योग 180 डिग्री होगा दोस्तों। तो अब हम यहां से चलते हैं इसको कि ये अब इधर भी अगर ये इसके पैरेलल है तो बताओ इस एंगल का मान क्या होगा? तो आप कहेंगे सर इन दोनों का योग भी 180 डिग्री होगा। तो बताओ 125 को यहां से घटा दीजिए 180 में से, तो कितना आएगा? यहां 55 डिग्री आएगा, 55 डिग्री। और अभी अभी हमने पढ़ा था रेखिक युग्म, एक रेखा के एक और बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो बताइए 70 प्लस 55 कितने हो जाएंगे आपके? 125 डिग्री हो जाएंगे। और इस 125 डिग्री को क्या कर दो, 180 में से घटा दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। बताओ कितने डिग्री आएगा? 55 डिग्री इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन होंगे। 55 डिग्री इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। कीजिए अगला एग्जाम। एक आपको 5 स्टार दे रखा है भाई, एक 5 स्टार दे रखा है और इसके सभी पांचों एंगल्स का योग पूछ रहा है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है और बेसिक सा भी है, इसको याद रख लेना। 5 स्टार 6 स्टार का डायरेक्ट योग, 5 स्टार का योग 180 डिग्री होता है। आप सीधा सीधा याद रख सकते हैं हमेशा। 5 स्टार का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। कैसे होता है वो देखो, एक बात समझो, इसको अच्छे से समझते हैं अपन। कैसे होता है इसका 5 डिग्री? जैसे एक बार देखो, मैंने ये वाला एंगल बनाया और मैंने ये एंगल लिया, तो बताइए इन दोनों एंगल्स की बात मैं अगर करूं और मैं इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ये वाला त्रिभुज मैं आपको लेके चल रहा हूं, ये त्रिभुज। तो बताइए ये आपका अल्फा है, ये आपका मान लो बीटा है, तो ये एंगल किसके बराबर होगा? ये एंगल किसके बराबर होगा? तो हमेशा एक प्रमेय आती है कि इस प्रकार से कोई ट्राइंगल है तो उसका जो ये एंगल होता है ना, वो अंतः सम्मुख दो कोणों के योग के बराबर होता है। अगर ये अल्फा है, ये अगर बीटा है, तो ये आपका अल्फा प्लस बीटा होगा। इसे हम बोलते हैं बहिष्कोण। बहिष्कोण का मान अंतः सम्मुख दो कोणों के योग के बराबर होता है। इसे हम आगे पढ़ेंगे जब ट्राइंगल पढ़ेंगे, ट्राइंगल में इसको अच्छे से पढ़ेंगे अपन। तो ये अल्फा प्लस बीटा है। तो बताइए इस त्रिभुज के लिए ये बाह्य कोण ही तो हुआ। तो बताइए ये जो एंगल होगा वो ए और बी का योग होगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा होगा। ये जो एंगल होगा आपका, ये एंगल जो होगा आपका, ये वाला एंगल, ये होगा आपका अल्फा प्लस बीटा। ऐसे ही मैंने
दूसरा वाला चुना आपका, दूसरा वाले की बात करते हैं अपन, दूसरे वाले की। इस त्रिभुज की बात मैं करता हूं, इस त्रिभुज की। तो मैंने जैसे मान लो ये कोण आपका θ1 ले लिया, ये θ2 ले लिया, तो बताइए ये बाह्य कोण कितने का होगा? तो आप कहेंगे ये कोण होगा θ1 और θ2 का योग। अब बताओ, इन दोनों कोणों का जो योग है वो यहां पर आ गया, इन दोनों कोणों का योग है वो आपका यहां पर आ गया, और सी आपका यहां है ही। अगर मैं इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग करूंगा तो बताओ मेरे पास क्या क्या आएंगे? यहां दो हैं, यहां दो हैं और यहां एक है, तो बताओ दो और दो चार और एक पांच, पूरे पांचों एंगल आ गए। तो पांचों एंगल्स का योग 180 डिग्री होता है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहां आपके दो कोण यहां है, दो यहां है और एक ये रहा आपका। ऐसे ये पांचों कोण मिला के 180 डिग्री के होते हैं। तो एक 5 स्टार होता है ना, उसका प्रत्येक कोण का जो योग करते हैं ना, तो आपके पास 180 डिग्री आता है। इसे याद रख लेना मुगजमानी कि आपका 5 स्टार का योग 180 डिग्री होता है। इस क्वेश्चन को हल कीजिए। यहां ए बी को समानांतर बताया है, ए बी को पैरेलल बताया है, किसके? ईसी के साथ, ईडी के साथ इसने पैरेलल बताया है, ईसी के साथ। कोण बी ए एफ, बी ए एफ ये वाला एंगल आपको दे रखा है 112 डिग्री का, और ए एफ डी, ए एफ डी ये आपको एंगल दे रखा है 35 डिग्री का, और हमसे ईडीएफ का मान पूछ रहा है, ईडीएफ कितने का होगा? तो आपको ये वाला एंगल निकालना है भाई, ये वाला एंगल निकाल, इसे निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आप ये मुझे बताइए, अगर ये कोई दो रेखाएं हैं, आप इसे अच्छे यहां से समझिए, ये दो कोई पैरेलल लाइन है, इसको कोई तिर्यक रेखा काट रही है, तो बताओ ये दोनों एंगल संगत कोण ही तो होते हैं। अभी हमने पढ़ा भी था संगत कोण होते हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल भी होते हैं। तो बताइए 112 का संगत कोण यही तो हुआ, ये दोनों संगत कोण ही तो हैं। तो बताइए ये भी 112 डिग्री का ही होगा, ये भी 112 डिग्री का होगा। और अभी अभी हमने देखा है पिछले क्वेश्चन में कि इस त्रिभुज के लिए ये बहिष्कोण है, बाह्य कोण है, तो अंतर दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो आप 112 को और 135 को जोड़ दो, 112 प्लस 35 147, यानी ये एंगल आपका 147 डिग्री का होगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन कीजिए। दी गई आकृति में ए बी समानांतर है सी डी के, ये ए बी और ये सी डी आपस में समानांतर है भाई, ये दोनों आपस में समानांतर है। तो हमें यहां से क्या करना है, ये देख के बताना है कि कोण एक्सो वाई का मान क्या आएगा, यानी आपको ये निकालना है, ये एंगल आपको निकालना है। आपको दे क्या रखा है? ए अक्स ओ, ये आपको दे रखा है एंगल 125 डिग्री, 125 डिग्री, और आपको ओ वाई डी ये आपको दे रखा है 35 डिग्री, 35 डिग्री दे रखा है। तो मैं कहता हूं दोस्तों ये एंगल कितने डिग्री का होगा? ये जो एंगल है ये एंगल कितने का होगा? तो आप कहेंगे सर एक रेखा के दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, रेखे के योग में पढ़ा था हमने। अगर ये 125 है तो ये 55 डिग्री का होगा, तो कि टोटल योग 180 होना चाहिए आपका, ये टोटल योग 180 होना चाहिए आपका। तो बताओ 55 डिग्री। अगर ये 55 है, ये 35 डिग्री है, तो ये कितने डिग्री का होगा? तो इन दोनों के योग के बराबर होता है ये, इन दोनों के योग के बराबर होता है दोस्तों ये वाला। तो बताइए 55 प्लस 35 कितना होता है? 90। ये एंगल आपका 90 डिग्री का होगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। कैसे होता है इनका योग, क्यों होता है वो समझना एक बार। जैसे यहां से आप देखो, एक बार इसको मिटा देते हैं अपन, इसको मैं यहां से एक लाइन बनाता हूं जो इनके बिल्कुल परपेंडिकुलर जा रही है, वो इनके बिल्कुल क्या है? पैरेलल जा रही है, पैरेलल निकल रही है। तो बताइए ये जो 55 है, मैं इसको 125 को भी मिटा देता हूं एक बार के लिए,
यहां से ये 55 डिग्री आपका, ये 35 डिग्री है। तो मुझे बताइए जब ये दोनों पैरेलल हैं तो ये कोण कौन से हुए? एकांतर कोण ही तो ये। तो अगर ये 35 का है तो ये भी 35 का होता है। ये दोनों एंगल भी तो एकांतरी है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो एकांतरी है। तो ये कितनी का हुआ? 55 का। तो बताइए पूरा कितनी का हुआ? दोनों का योग ही तो हुआ ना। इसका मतलब ध्यान रखना आगे से, अगर इस प्रकार से कोई लाइनें आती है और ऐसे कोई एंगल आता है तो इसका मान हमेशा इन दोनों के योग के बराबर होता है, और इन दोनों का जो योग होता है वो इसके बराबर होता है, इस वाले एंगल के बराबर होता है, यानी विपरीत साइड का एंगल के बराबर होता है। तो दोनों का सम करके निकाल लेना चाहिए। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। ये था हमारा लाइन और एंगल के, हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े, उनके ऊपर आपको क्वेश्चंस करवाए। कल की क्लास में हम फिर से इसका एक क्लास और करेंगे जिसमें हम कल 40 से 45 क्वेश्चन, इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमसे पहले कभी रेलवे में पूछे गए हैं, एसएससी में पूछे गए हैं। उन क्वेश्चंस की चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और आप बने रहिए मेरे साथ मेरी क्लास में। हम पूरा एनटीपीसी का सिलेबस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने वाले हैं मेरे यूट्यूब चैनल रमेश मैथ पॉइंट के साथ। तो दोस्तों जुड़े रहिए वहां पर, और पेशेंस बनाए रखें। हम शाम को 8:30 बजे लाइव भी आएंगे, रोज 8:30 बजे लाइव आके आपको इसके पीवाईक्यूज करवाएंगे रेलवे के। जय हिंद, जय भारत।